वेलकम बैक। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हिंदी साहित्य में। आज हम लोग देखेंगे भारतीय काव्य शास्त्र। हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास। क्या इतिहास? हाँ, इतिहास। हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास। लेखक सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे। और क्या मतलब सब्सक्राइब कर लीजिए। शुरू करते हैं, ठीक। इससे पहले और नहीं देखें तो और प्लेलिस्टवा में जाके देख लीजिए। सबसे नंबर संस्कृत आलोचना के प्रमुख आचार्य देखेंगे सबसे पहले, और इसमें आते हैं भरत मुनि। भरत मुनि को संस्कृत काव्य शास्त्र का प्रथम आचार्य माना जाता है। आचार्य बलदेव उपाध्याय ने इनका समय द्वितीय शती माना है। भरत मुनि की प्रसिद्ध रचनाओं की बात की जाए तो नाट्य शास्त्र है, सभी लोग जानते हैं, जिसमें नाटक के सभी पक्षों का विस्तृत विवेचन किया गया है। आचार्य भरत ने नाट्य शास्त्र को पंचम वेद भी कहा है। नाट्य शास्त्र में 36 अध्याय और लगभग 5000 श्लोक हैं। नाट्य शास्त्र में काव्य की आलोचना वाचिक अभिनय के प्रसंग में की गई है। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में 10 गुणों, 10 दोषों तथा 4 अलंकार, जिसमें कि यमक, उपमा, रूपक मतलब कह सकते हैं उपमा, रूपक, यमक और दीपक की मीमांसा की है। नाट्य शास्त्र के 6 और 7वें अध्याय में मतलब 6वें और 7वें अध्याय में रस और भाव का वर्णन किया गया है। भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है? 8। इसके बाद भामा आते हैं। भामा आचार्य बलदेव उपाध्याय ने भामा का समय षष्ठ सती मानी है, 6वीं सती का पूर्वार्ध माना है, यानी कि 19 मतलब कोई भी आएगा, जैसे 6वीं सती तो 550 ईस्वी के पहले। भामा कश्मीर के निवासी थे। इनके पिता का नाम रक्रेल गोमी था। सर्वप्रथम भामा ने ही अलंकार को नाट्य शास्त्र की परतंत्रता से मुक्त कर एक स्वतंत्र शास्त्र या फिर संप्रदाय के रूप में प्रस्तुत किया। भामा ने काव्य अलंकार नामक ग्रंथ की रचना की, जो 6 परिच्छेदों में विभक्त है। भामा के काव्य अलंकार में परिच्छेदानुसार निरूपित विषयों की तालिका इस प्रकार से है। जैसे पहला परिच्छेद में काव्य के साधन, लक्षण और भेदों का निरूपण है। दूसरा और तीसरे में अलंकार निरूपण है। चौथे में 10 दोष निरूपण है, जो 10 दोष थे उनका निरूपण है। 5वें में न्याय विरोधी दोष निरूपण और 6वें में शब्द शुद्धि निरूपण है। बाकी चीजें देखते हैं। भामा के प्रमुख काव्य सिद्धांत क्या है? शब्द तथा अर्थ दोनों का काव्य होना, यानी शब्दार्थ हो सहितो काव्यम। इनका याद रखिएगा, यह पूछा जाता है और यह याद भी रहना चाहिए, पता भी होना चाहिए। भरत मुनि द्वारा वर्णित 10 गुणों के स्थान पर 3 गुणों का ही वर्णन है इसमें, माधुर्य, ओज और प्रसाद गुण का भामा ने किया। और इनका शब्दार्थों सहितो काव्यम भी याद रखे। वक्रोक्ति को सभी अलंकारों का प्राण मानना। इसके अलावा 10 विध काव्य दोषों का भी विवेचन है। रीति को न मानकर काव्य गुणों का विवेचना है। दंडी आ गए हमारे तीसरे नंबर पे। आचार्य दंडी का समय 7वीं सती स्वीकार किया गया है। दक्षिण भारत के निवासी थे। दंडी पल्लव नरेश सिंह विष्णु के सभा पंडित थे। दंडी अलंकार संप्रदाय से संबंध थे तथा काव्यादर्श नामक महनीय ग्रंथ की इन्होंने रचना की है। किसका? काव्यादर्श का। काव्यादर्श में 4 परिच्छेद तथा लगभग 650 श्लोक हैं। दंडी प्रथम आचार्य थे जिन्होंने वैदर्भी तथा गौड़ी रीति के पारस्परिक अंतर को स्पष्ट किया तथा इसका संबंध गुण से स्थापित किया। दंडी के काव्यादर्श जो उनकी रचना है में परिच्छेदानुसार निरूपित विषयों की तालिका देखते हैं। परिच्छेद 1 में क्या है? काव्य लक्षण, भेद, रीति तथा गुण का विवेचन। दूसरे में अर्थालंकार निरूपण। तीसरे में शब्दालंकार निरूपण, विशेषतः यमक अलंकार का। और जैसा हम जानते हैं शब्द अलंकार में आता है ना अनुप्रास, यमक, श्लेष। चतुर्थ में यानी चौथे में है 10 विध काव्य दोषों का विवेचन। बाकी आचार्य बलदेव उपाध्याय दंडी को रीति संप्रदाय का मार्गदर्शक मानते हैं। वामन आ गए। वामन की बात की जाए तो वामन रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं। रीति संप्रदाय के इनका समय विद्वानों ने 8वीं सदी का उत्तरार्ध माना है, और जो हम लोग पढ़ रहे हैं वह कालक्रमानुसार भी है। आचार्य वामन ने काव्यालंकार सूत्र नामक ग्रंथ की रचना सूत्रों में की तथा स्वयं ही इन सूत्रों पर वृत्ति भी लिखी है। काव्यालंकार सूत्र में सूत्रों की संख्या कितना है? 319।
तथा 5 ग्रंथ परिच्छेदों में विभक्त किया गया है। वामन के प्रमुख काव्य सिद्धांत है रीति को काव्य की आत्मा मानना, यानी रीति आत्मा काव्यस्य, गुण तथा अलंकार का परस्पर विभेद तथा गुण को अलंकार की अपेक्षा अधिक महत्व देना। वैदर्भी, गौड़ी तथा पांचाली इन तीनों रीतियों की कल्पना है। चौथा पॉइंट में है 10 प्रकार के गुणों, शब्द तथा अर्थ को उभयगत मानकर 20 प्रकार के गुणों की कल्पना। वक्तृत्व को सादृश्य मूलक लक्षण मानना, समग्र अर्थालंकारों को उपमा का प्रपंच मानना। आगे उद्भट की बात की जाए तो उद्भट अलंकार से संबंधित आचार्य थे। इनका समय 8वीं सदी का उत्तरार्ध माना जाता है, यानी कि 750 ईस्वी से पहले। आचार्य बलदेव उपाध्याय ने इन्हें कश्मीर के राजा जयापीठ का सभा पंडित माना है। आचार्य उद्भट, यह चीज याद रखें कि उद्भट अलंकार से संबंधित है। और उद्भट ने काव्य अलंकार सार संग्रह नामक ग्रंथ में अलंकारों का, इनका जो ये ग्रंथ है काव्य अलंकार सार संग्रह है, इसमें इन्होंने अलंकारों का आलोचनात्मक और वैज्ञानिक ढंग से विवेचन किया है। उद्भट के विशिष्ट सिद्धांत निम्नलिखित है। अर्थभेद से शब्द भेद की कल्पना, श्लेष को सभी अलंकारों में श्रेष्ठ मानते हुए श्लेष को 2 प्रकार, शब्द श्लेष और अर्थ श्लेष की कल्पना तथा दोनों को अर्थालंकारों में ही परिगणित करना। अर्थ के 2 भेदों की कल्पना इन्होंने की है, विचारित सुस्थ तथा अविचारित रमणीय। काव्य गुणों को संगठना का धर्म मानना। अब देखते हैं रुद्रट का। रुद्रट कश्मीर के निवासी थे तथा इनका समय 9वीं सदी का पूर्वार्ध स्वीकार किया गया है। रुद्रट की रचना का नाम काव्यालंकार है तथा इस ग्रंथ में 16 अध्याय तथा कुल 734 श्लोक है। संभवतः रुद्रट ने ही सर्वप्रथम वैज्ञानिक ढंग से अलंकारों को 4 वर्गों में बांटा है। वास्तव, औपम्य, अवास्तव, औपम्य, हाँ इस ठीक है, वास्तव, औपम्य, अतिशय और श्लेष। आगे आ जाते हैं हमारे आपके प्रिय आनंदवर्धन। क्या आपके प्रिय नहीं है तो क्या हुआ? फेमस व्यक्तियों में से एक है आनंदवर्धन। आनंदवर्धन कश्मीर के राजा अवंती वर्मा के सभा पंडित थे तथा इनका 9वीं सदी का उत्तरार्ध माना जाता है। आनंदवर्धन ने काव्य शास्त्र में ध्वनि संप्रदाय की प्रवर्तन किया, इंपॉर्टेंट है। आनंदवर्धन ने ध्वन्यालोक ग्रंथ की रचना की। इनका संप्रदाय क्या है? ध्वनि संप्रदाय। इनका रचना क्या है? ध्वन्यालोक। कई बार पूछा गया है। इसमें 4 उद्देक यानी 4 अध्याय है जो मूलतः कारिकाएं यानी कि सूत्र की व्याख्या है। आगे आ जाते हैं अभिनव गुप्त। अभिनव गुप्त कश्मीर के निवासी थे तथा इनका समय 10वीं सदी का उत्तरार्ध माना जाता है। अभिनव गुप्त के पिता का नाम नरसिंह गुप्त था तथा वे चुकुलक के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। कौन? अभिनव गुप्त का उपनाम कह सकते हैं चुकलक। इनके माता का नाम सॉरी मतलब इनके पिता का नाम चुकुलक है ना। अभिनव गुप्त के पिता का नाम नरसिंह गुप्त था तथा वे चुकलक के नाम से भी प्रसिद्ध थे। तो अभिनव गुप्त के पिता चुकुलक हैं, उपनाम उनका है। नरसिंह गुप्त का उपनाम चुकुलक और ये है इनके पिता। इनकी माता का नाम विमलका था। अभिनव गुप्त ने व्याकरण, ये सब नहीं पूछा जाएगा, माता पिता ज्यादा, बस इनकी रचनाएं पूछी जाएंगी। अभिनव गुप्त ने व्याकरण शास्त्र, ध्वनि शास्त्र और नाट्य शास्त्र का अध्ययन क्रमशः नरसिंह गुप्त, भट्टेंदुराज और भट्टावत को गुरु मानकर किया है। अभिनव गुप्त ने निम्नलिखित ग्रंथों पे टीकाएं लिखी हैं, तो यह इंपॉर्टेंट है। नाट्य शास्त्र पे अभिनव भारती नाम से टीका लिखा है, यह भरत मुनि का जानते हैं। ध्वन्यालोक आनंदवर्धन का लोचन नाम से लिखा टीका। काव्य कौतुक भट्टतौत का है, इस पे काव्य कौतुक विवरण नाम से टीका लिखा है। अभिनव गुप्त ने तंत्रालोक नामक श्रेष्ठ दार्शनिक कृति की रचना की, तो यह कृति याद रखना है, तंत्रालोक। यह ग्रंथ रत्न तंत्र शास्त्र का विश्वकोश माना जाता है, रत्न तंत्र शास्त्र। 9वें पे आ गए हैं कुंतक कश्मीर के निवासी थे तथा इन्हें वक्रोक्ति संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। कुंतक का समय 10वीं सदी का उत्तरार्ध स्वीकार किया गया है। कुंतक की प्रसिद्ध कृति क्या है? वक्रोक्ति जीवित और 4 उन्मेषों में विभक्त कारिका एवं वृत्ति से सम्मिलित ग्रंथ है। धनंजय है 10वें पे। धनंजय धारा नरेश मुंजराज के सभा पंडित थे तथा इनका समय 10वीं सदी का उत्तरार्ध माना जाता है। धनंजय ध्वनि विरोधी आचार्य थे, ध्वनि विरोधी थे तथा 10 रूपक नामक ग्रंथ की रचना की। धनंजय 10 रूपक नामक ग्रंथ की रचना की है और धनंजय कृत 10 रूपक में 4 प्रकाश और 300 कारिकाएं हैं। धनंजय के भ्राता है भाई यानी धनिक ने 10 रूपक की टीका अवलोकन नाम से लिखी है। आगे है महिम भट्ट।
महिम भट्ट कश्मीर के निवासी थे। इनका पिता का नाम श्रीधर तथा गुरु का नाम श्यामल था। महिम भट्ट का समय 11वीं सदी का मध्य भाग स्वीकार किया जाता है। महिम भट्ट ने ध्वनि मत के खंडन के लिए व्यक्ति विवेक नामक प्रौढ़ ग्रंथ की रचना की। तो महिम भट्ट का क्या है? व्यक्ति विवेक 3 विमर्शों यानी 3 अध्यायों में विभक्त है। भोजराज धारा प्रदेश के राजा थे। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगुतेली। भोजराज धारा प्रदेश के राजा थे। इनका समय 11वीं सदी का पूर्वार्ध माना जाता है। भोजराज ने सरस्वती कंठाभरण, इनका रचना याद रखिए, भोजराज का सरस्वती कंठाभरण और श्रृंगार प्रकाश नामक 2 ग्रंथों की रचना की। श्रृंगार प्रकाश और सरस्वती कंठाभरण। इसके बाद मम्मट आते हैं। मम्मट का जन्म भी कश्मीर में हुआ, देख रहे हैं सभी कश्मीर में ज़्यादातर है, कश्मीर में हुआ था। इनका नाम कैयट था। मम्मट का समय 11वीं सदी का उत्तरार्ध माना जाता है। मम्मट ने काव्य प्रकाश नामक ध्वनि विरोधी ग्रंथ की रचना की। तो काव्य प्रकाश कैसा है? ध्वनि विरोधी है। किसका है? मम्मट का, जिसमें कुल 10 उल्लास या फिर 10 अध्याय हैं। मम्मट। 14वें पे क्षेमेंद्र है। कश्मीर निवासी क्षेमेंद्र का समय 11वीं सदी का उत्तरार्ध स्वीकार किया गया है। इनके पिता का नाम क्या है? प्रकाशेंद्र। क्षेमेंद्र को औचित्य संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। क्षेमेंद्र के शिक्षा गुरु कौन थे? अभिनव गुप्त। और क्षेमेंद्र ने निम्नलिखित ग्रंथों की रचना की है। का किए हैं? कवि कंठाभरण, औचित्य विचार विमर्श, सुब्रत तिलक और दशावतार चरित्र की रचना इन्होंने की है। अब देखते हैं 15वें पे रुयक है। रुयक में क्या है? कश्मीर निवासी भी यह भी थे। रुयक के पिता का नाम राजानक तिलक था तथा भयानक तिलक ने उद्भट के ग्रंथ पर उद्भट विवेक नाम से टीका लिखी। रुयक का समय 12वीं सदी का पूर्वार्ध था तथा वे महाकवि मंखक के काव्य के गुरु थे। रुयक ने अलंकार सर्वस्व नामक एक मौलिक ग्रंथ की भी रचना की। तो अलंकार सर्वस्व किसका है? रुयक का। शोभाकार मित्र देखते हैं। शोभाकार मित्र का समय 12वीं सदी का उत्तरार्ध तथा ये भी कश्मीर के निवासी थे। त्रैश्वर मित्र के पुत्र थे। शोभाकार मित्र ने अलंकार रत्नाकर नामक ग्रंथ की रचना की। हेमचंद को देखते हैं। हेमचंद गुजरात के राजा कुमारपाल के गुरु थे तथा काव्यानुशासन नामक ग्रंथ का रचना किए थे। काव्यानुशासन कितना? हेमचंद का। हेमचंद के 2 शिष्य रामचंद और गुड़चंद ने सम्मिलित रूप से हेमचंद के 2 शिष्य रामचंद और गुड़चंद ने सम्मिलित रूप से नाट्य दर्पण नामक ग्रंथ की रचना की है। रामचंद की रामचंद्र को प्रबंध रसदकर्ता की उपाधि से भी मंडित किया गया है। शारदा तनय, अगला देखते हैं। शारदा तनय का जन्म 13वीं शताब्दी के मध्य स्वीकार किया गया तथा ये कश्मीर के निवासी थे। अच्छा, सब कश्मीर के रह गए। शारदा तनय ने भाव प्रकाशन नामक ग्रंथ की रचना की। इसमें 10 अधिकार या फिर 10 अध्याय दिए गए हैं। आगे हमारे 19वें नंबर पर जयदेव है। जयदेव मिथिला के निवासी थे तथा इनका समय 13वीं सदी का उत्तरार्ध स्वीकार किया गया है। जयदेव साहित्य के क्षेत्र में पीयूष वर्षा तथा न्याय के क्षेत्र में पक्षधर उपाधि से प्रख्यात हैं। आगे हमारे वसुदेव सिंह हैं। इनका है चंद्रालोक नामक अलंकार शास्त्र की रचना 10 मयूखों तथा 25 अनुष्टुप श्लोकों में भी। विश्वनाथ कविराज का आगे हमारे आ जाते हैं। विश्वनाथ कविराज, इनका याद रखिए। विश्वनाथ कविराज उत्कल यानी उड़ीसा के राजा थे। संधि विग्राहक थे तथा इनके भत्ता के नाम पे चंद्रशेखर था। विश्वाथन का मृत्यु कहाँ से हो जाए? विश्वनाथ का समय कब है? 14वीं सदी के पूर्वार्ध से स्वीकार किया गया है। 14वीं सदी याद रखिए। आचार्य विश्वनाथ ने 10 परिच्छेद या 10 अध्यायों में साहित्य दर्पण नामक ग्रंथ लिखा है। आगे है विद्याधर। विद्याधर ने काव्य प्रकाश की शैली में एकावली नामक ग्रंथ की रचना की। विद्याधर का समय 14वीं सदी का पूर्वार्ध है। ठीक, पूर्वार्ध है। विद्यानाथ का है। विद्यानाथ दक्षिण भारत के काकतीय नरेश प्रताप रुद्र के दरबार में रहते थे। इनका समय 14वीं सदी का पूर्वार्ध है। विद्यालय ने
प्रतापरुद्र यशोभूषण नामक तो विद्यानाथ के बारे में फिर से देखते हैं। विद्यानाथ दक्षिण भारत के काकतीय नरेश प्रतापरुद्र के दरबार में रहते थे तथा इनका समय 14वीं सदी का पूर्वार्ध है। विद्यानाथ ने प्रतापरुद्र वेशभूषा नामक ग्रंथ की रचना 9 प्रकरणों में की है, 9 अध्यायों में की है। प्रकरण नाम दिया तो प्रकरण ही हमें याद रखना है। अप्पय दीक्षित दक्षिण भारत के प्रसिद्ध शैव दार्शनिक थे तथा इनका समय 16वीं सदी का अंतिम चरण माना जाता है। अप्पय दीक्षित ने वृत्ति वर्तिक चित्र मीमांसा और कोयलानंद मतलब अप्पय दीक्षित ने वृत्ति वर्तिक चित्र मीमांसा और कुवलयानंद नामक ग्रंथ की रचना की है। आखिरी हैं पंडित राज जगन्नाथ जात्या आंध्र ब्राह्मण थे तथा पेद भट्ट के पुत्र थे। इनका समय 17वीं सदी का प्रथम चरण माना जाता है। पंडित राज जगन्नाथ ने रस गंगाधर नामक प्रौढ़ ग्रंथ की रचना की। किसने? पंडित जगन्नाथ ने। इनके रचना का क्या नाम है? रस गंगाधर। तो यहाँ पे आज हमने संस्कृत आचार्यों को देखा, उनके विभिन्न रचनाओं को देखा। कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइए। चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। चलते हैं, टाटा बाय बाय।